साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस में 2020 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें आपका पॉलिटी सेक्शंस जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और कैसे उसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा करीब 18 से 19 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। जैसे कि हर बार मैं बोल रहा हूँ कि जो पंचायती राज व्यवस्था यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए। तो आपको पता होगा जो संविधान का भाग 9 है, कौन सा भाग 9, भाग 9 में भाग 9 कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो भाग 9 में ही आपका पंचायती राज से संबंधित आपका प्रावधान दिया गया है। और आपको पता होगा जो आपका 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन, उसी के थ्रू आपका भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं हम कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट से मिलाइए। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि इसमें से बहुत सी चीजें आपको भी नहीं पता होंगी, मुझे भी नहीं पता होंगी, बट कुछ चीजें हम कोरिलेट कर सकते हैं। आपको पता होगा जो आपका शाही पद अधिनियम है, आपको पता होगा जो महारानी विक्टोरिया थी उनको शाही पद दिया गया था। जो शाही पद अधिनियम है वो कब दिया गया था आपका 1876 में। कब दिया गया आपका 1876 में। ठीक है, और जो आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम है वो भी आपको पता होगा वो आपका 1878 में। अगर दो मिल जाए तो देखिए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आइए पहले मिलाते हैं हम शाही पद अधिनियम 1876, इसके थ्रू जो ब्रिटेन के महारानी थे उनको बोला गया था भैया आप यहाँ के भी साम्राज्य हो। ठीक है, आइए देखते हैं बी का वन इन दोनों ऑप्शन में, मतलब ये हटा दीजिए ये हटा दीजिए। ठीक है, बी का वन इन दोनों में है। ठीक, चलिए अब कह रहे हैं हम दूसरा देख रहे हैं हम भारतीय शस्त्र अधिनियम कब है आपका 1878, मतलब ए का टू अच्छा ऑप्शन अच्छा बनाए हम। ठीक है, आइए देखिए हाँ सॉरी लग रहा गलत हो गया थोड़ा। भारतीय शस्त्र अधिनियम देखिए जो आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम है ये 1800 जो हाँ ठीक है, तो आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 मतलब ए का दो लग रहा है हमने ऑप्शन गलत लिख दिया है। ठीक है, सॉरी मिला लेते हैं एक बार और। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहले हम देख रहे हैं आपका शाही पद अधिनियम ये आपका 1876 का है, मतलब बी का वन, तो बी का वन केवल इन्हीं दोनों में है। ठीक है, आइए हटा देते हैं। ठीक है, हम ए को हटा देंगे और आपका हाँ ठीक है, हम ए को हटा देंगे और सॉरी हम ए को हटा देंगे और आपका सी को हटा देंगे। ठीक है, ए और सी को, चलिए और भारतीय शस्त्र अधिनियम का है मतलब ए का टू, तो ए का टू किस में है ए का टू, हाँ और बी का वन, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिलाने में हड़बड़ी हो जाती है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद बचा हमारे क्या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम को पता होगा जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम है ये कब का दिया गया, ये आपका 1861 में दिया गया। कब दिया गया आपका 1861 में। और बचा क्या भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये 1869 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आराम से मिलाए करिए आप, ठीक है, पक्का ऑप्शन मिल ही जाएगा। आइए भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। अब देखिए जो संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल की बात की जाती है, तृतीय तल का मतलब कहने से यहाँ पे है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, तो आपको पता होगा जो कि पंचायती राज व्यवस्था है वो 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, जो 1992 में जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है 73 और 74 उसी के थ्रू जोड़ा गया है, बट आयोग ने इसके आंसर को 1993 माना है, तो हम भी 1993 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वैसे 92 इसका सही होना चाहिए बट आयोग ने इसको 93 माना है, तो 93 हम भी मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। अच्छा, अनुच्छेद 3 के थ्रू कौन सा मतलब संभव नहीं है। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है नए राज्यों का गठन। आपको पता होगा जो नए राज्यों का गठन होता है अभी पूरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है हमारा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, अच्छा राज्यों की सेवाओं में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, तो आपको पता होगा जो आपका अनुच्छेद 3 है, जो आपका अनुच्छेद 3 है इसमें हमारा नए राज्यों का प्रवेश नहीं, जो नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है वो किसमें आपका अनुच्छेद 2 में है। बाकी सारे के सारे मतलब हमसे पूछा गया कौन सा एक संभव नहीं है, तो आपको पता होगा जो नए राज्यों का प्रवेश है ये आपका इसमें अनुच्छेद 3 में संभव नहीं है। अनुच्छेद 3 में क्या संभव है, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, राज्यों के क्षेत्रों में हम परिवर्तन कर सकते हैं और राज्यों की सीमा में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। तीनों के तीनों ही आपके अनुच्छेद 3 में आ जाएंगे। परंतु जो आपका अनुच्छेद 1 है उसमें हम बात करते हैं कि संसद का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। जो अनुच्छेद 1 कहते हैं इसमें हम भारत यूनियन ऑफ इंडिया, आपको पता ही होगा ये सब बातें करते हैं। संघ और संघ के राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। जो आपका अनुच्छेद 2 है इसके थ्रू जो भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश के बारे में है, तो अनुच्छेद 2 में क्या है नए राज्यों के प्रवेश के बारे में। ठीक है, तो
अनुच्छेद 2 का हो गया ना ये, तो ये हमारा गलत है, बाकी सब क्या है, अनुच्छेद 3 का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अच्छा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, ठीक है, अच्छा एक बार उच्चतम न्यायालय, ठीक है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को, ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे जो तीनों आप देख रहे हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कैग आपको पता है ना 76 में, ठीक है। चलिए, और ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, इनको हटाने के लिए भाई संसद में पहले महाभियोग चलाया जाता है, उसके बाद ही हटाए जाते हैं। परंतु जो आपका लोकसभा का सॉरी लोक सेवा लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनको हटाने के लिए जो उच्चतम न्यायालय है, उसमें कह सकते हैं कि इसके लिए उच्च न्यायालय में एक जांच की जाती है, और जांच के बाद वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। इसमें संसद की कोई इंटरवेंशन नहीं होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें उच्चतम न्यायालय जो होता है वो एक जांच करेगा, ठीक है, और जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो भेजेगा राष्ट्रपति को, और उसके बाद राष्ट्रपति हटाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा हमारा, 3 गलत हो जाएगा, और बाकी सब में आपका संसद इंटरवेंशन कर दी, महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, आइए अगला हम देखते हैं। हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। पंचायतों के द्वारा कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, ठीक है, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। आपको पता है पंचायतों में के लिए जो हम कराए जाते हैं, जो भी निर्वाचन के कार्य, वो सारे के सारे कौन कराता है, हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है, इसे कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, कौन कराता है, हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। आपको पता होगा जो अनुच्छेद 243 का ट है, जो 243 का ट है, उसी के थ्रू पंचायतों, नगर पालिकाओं और इन सब में जो भी काम होते हैं, मतलब वो वोटर लिस्ट बनाना, निर्देश करना, अधीक्षण करना, ये सारे के सारे काम जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। अच्छा देखिए, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा एक सही नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद, अभी हमने पिछले बार 2021 वाले में देखा था, सही है आपका 263 में, ठीक है। वित्त आयोग, ये भी आपका 280 में, ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये भी सही है, 323 क में, इसमें जो सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं उनके लिए चलाया जाता है ये। फिर संघ लोक सेवा, ये भी सही है, मतलब सारे के सारे सही हैं। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन को क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन सही थे, तो लोक सेवा आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर रखा था। ठीक, चले आइए अगला हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन करता है, इसको हम सीवीसी बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन करता है। आपको पता होगा इसमें बहुत ज़्यादा ही सीवीसी चला हुआ है, लालू जी के ऊपर चला हुआ है, फिर आपका कुछ दिनों पहले ही अभिमन्यु सिसोदिया के ऊपर भी चला था, अलग अलग लोगों के ऊपर चला। आइए हम अपना काम करते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है निश्चित कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो याद रखिएगा, जो आपका 268 है, 280 है, आपका 276, ये सारे के सारे संविधान में वर्णित है, बट आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये संविधान में नहीं है। ठीक है, ये इसको बाद में एक सांविधिक निकाय के रूप में जोड़ा गया है, मतलब एक सांविधिक दर्जा इसको दिया गया है, ये संवैधानिक नहीं है। तो पहले ही मान लीजिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में, अगर सीबीसी के बारे में आपको जानना चाहते हैं, आपको पता होगा कि एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक आपका एक आयोग गठित हुआ था, या एक रिपोर्ट कह सकते हैं, जो संथानम समिति कहते हैं। क्या बोलते हैं, संथानम समिति। एक संथानम समिति थे, जो कि आपका 1962 से 65 के बीच में, 65 के बीच में इसका गठन हुआ था, और संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर ही आपका सीबीसी या कह सकते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और ये जो इसको जो दर्जा दिया गया सांविधिक का, संवैधानिक नहीं बोल रहा मैं, सांविधिक बोल रहा हूँ, वो आपका 2003 में इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, बस इतना जानिए, इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, आपको पता होगा जो आपका 280 है, ये क्या है, ये वित्त आयोग से है। ठीक है, 280 किससे है, वित्त आयोग से है। फिर आपका 276 है, ये भी आपको पता होगा कि जो भी केंद्र और राज्यों के शुल्कों का बंटवारा है उसके लिए होता है। ठीक है, तो सारे देख लेंगे आप, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 371 इया के अंतर्गत देश के किस राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो 371 इया है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लायक ही होते हैं। ठीक है, बट देख लेते हैं, जो आपका 371 इया है, अब देखिए थोड़ा सा कैसे हम कोरिलेट करेंगे। आपको पता होगा, आपको ये बताइए, क्या लद्दाख उसमें राज्य बना था, नहीं, ये तो होगा नहीं। क्या नागालैंड, आपको पता है नागालैंड को पहले से अपने पहले से स्टेटस दे रखा है। ठीक है, अब बचता है हैदराबाद और कर्नाटक, और महाराष्ट्र और गुजरात, को बड़े राज्य इन दोनों में देखते हैं, हैदराबाद और कर्नाटक, क्योंकि पता है हैदराबाद कोई राज्य नहीं है। ठीक है, तो अब होता ये है कि आपका 2013 में ही
2013 में ही एक संविधान संशोधन किया गया था जिसको हम बोलते हैं 98वां संविधान संशोधन, ठीक है। जो आपका 98वां संविधान संशोधन हुआ था उसके थ्रू 2013 से ही जो आपके राज्यपाल है कर्नाटक के, ठीक है, जो कर्नाटक के राज्यपाल है उनको ये बोला गया था कि भैया आप हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र में विकास के कुछ कार्यों को उनको शक्तियां प्रदान की गई थी, वही आपका 371 में जोड़ा गया, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था बट देख लिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको पता होगा जो मूल कर्तव्य, सही बात है, ये भाग 4 क में जोड़ा गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है, भाग 4 में मूल कर्तव्य है। और आपको पता है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, हाँ भाग 4 का कह सकते हैं या फिर ऐसे 51 का भी बोल सकते हैं, ये भाग बोला जा रहा है। अनुच्छेद की बात करें 51 का है जो कि आपके 11 आपके मूल कर्तव्य है, ठीक है, जिसमें एक पहले 10 ही थे जो फिर एक बाद में 2012 में, सॉरी 2002 में एक और जोड़ा गया है, ठीक है, जो कि आपका शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है, जो कि आपको 2002 में जोड़ा गया था, जिसके थ्रू 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क एवं विधिक शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है राज्य, क्या राज्य भाग 4 में है। आइए थोड़ा दिमाग लगाइए, बिल्कुल राज्य भाग 4 में है, ये भी सही है। भारत का महान न्यायवादी, आपको पता होगा जो भारत का महान न्यायवादी भाग 5 में, 4 में नहीं है, ठीक है। भारत का महान न्यायवादी कहाँ होता है, भाग 5 में होता है। और अनुच्छेद कौन सा होता है, अनुच्छेद 76। याद रखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारत का महान न्यायवादी होता है वो अनुच्छेद 76 में और भाग 5 में है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भी तो पता ही है, बिल्कुल सही बात है, जो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं ये आपका भाग 14 में ही है, ठीक है। मतलब ये भाग 14 में कौन सा गलत हमारा, भारत का महान न्यायवादी, जो कि भाग 5 में, और उन्होंने क्या दे रखा है, भाग 8 दे रखा है, जो कि गलत है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो आपको पता होगा कि राज्यों के मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की सहित जो संख्या हो सकती है, वो बोला जाता है कि आपका मिनिमम आपका 50% होना चाहिए, जो कि आपकी विधानसभा में जो भी सदस्यों की संख्या है उसका मिनिमम 50% होना चाहिए मुख्यमंत्री सहित। बट ये पूछा क्या जा रहा है मिनिमम, बट जो मिनिमम की बात की जाएगी तो मिनिमम होता है 12, कि मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम मतलब ये है कि 15% जो भी संख्या है विधानसभा, सपोज करें विधानसभा में, यूपी विधानसभा आपको पता है बहुत सी सीटें हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें किसी राज्य में 100 विधानसभा की सीटें हैं, तो भाई इसमें जो मैक्सिमम जो मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या होगी वो आपके मुख्यमंत्री सहित 15 ही होगी, क्योंकि इसका 15% ले लेंगे। बट वही बोलेगा न्यूनतम कितनी होगी, तो न्यूनतम आपकी 12 होगी, मतलब 12 से अधिक और 15 से कम होना चाहिए, या 15 हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। आपको पता है तो बार बार फेमस हो गया आपका जो केशवन भारती का वाद है, ठीक है, केरल राज्य वाला 1973 वाला, इसी के थ्रू ये बोला गया है कि जो संविधान का जो मूल ढांचा का सिद्धांत इसी में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हमें ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर एक आदमी आपको आता है तो कर लेंगे। आपको पता होगा कि जो समान नागरिक संहिता वाला बहुत फेमस हुआ आर्टिकल 44, ये तो सही है हमारा, ठीक है। चलिए अब आप अनुच्छेद 40, बिल्कुल ये ग्राम पंचायतों गठन से रिलेटेड है, ये भी सही है। अनुच्छेद 39 क या ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी सही है आपका कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात, तो गलत हमारा क्या हुआ, अनुच्छेद 48। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 48 है वो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से है, किससे है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से। मान लिया आपको नहीं आता तो ये आपको तो पता होना चाहिए, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो कार्य से जो पृथक्करण है वो आपका अनुच्छेद 50 में है। किसमें है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो कार्यों का अलग अलग किया गया वो अनुच्छेद 50 में है। ये सब डीपीएसपी में है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, डीपीएसपी से पक्का क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह है। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसे तो किसी आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, तो ये तो करेगा ही। फिर महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। आपको पता होना चाहिए जो आपका महान्यायवादी है उसको जो दिया जाता है, मतलब पारिश्रमिक की बात की जाती है, तो आपको पता होगा उसको उतना ही पारिश्रमिक दिया जाता है जो राष्ट्रपति, संसद नहीं, जो आपका राष्ट्रपति अवधारित करे, ना कि संसद, उसको उतना पारिश्रमिक दिया जाएगा जो कि राष्ट्रपति अवधारित करे, ना कि संसद। देखिए कितना डीप में क्वेश्चन बनाया गया, मतलब पहला सही है और दूसरा हमारा गलत है, तो ओनली ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान होते हैं बट जल्दी जल्दी मार देते हैं हम, वही गलत हो जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए, नीचे दो कथन दिए गए, हाँ कथन कांड वाला देख लीजिए। पहला कह रहा है
भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो संघात्मक व्यवस्था है उसको अर्ध संघात्मक हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि आपको पता होगा कि भाई ऐसे तो भाई फेडरल सिस्टम है जो आराम से हमारे राज्यों के भी कानून होते हैं, फिर केंद्र के भी कानून होते हैं, मतलब सारे कानून एक साथ चलते हैं। अर्ध संघात्मक क्यों कह सकता है? क्योंकि वही जब इमरजेंसी लग जाती है तो सारी की सारी जो पावर होती है वो हमारी केंद्र के पास ही चली जाती है। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। हमारी जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है और हमारे न्यायिक पुनरीक्षण का भी सिद्धांत है। वो किसी भी जो हमारी न्यायपालिका है वो अपने किसी भी कह सकते हैं किसी भी अपने फैसले को या किसी भी शक्ति को या कोई भी दिया गया है उसको पुनरीक्षण कर सकती है। उसको बहुत से ऐसे पावर दिए गए हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही, बट इसके सही व्याख्या नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर हो गया। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मेरी बात समझिएगा, ए और आर दोनों सही है परंतु इसकी सही व्याख्या ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? आपको पता होगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि जो आपका सामान्य बैठक होता है इसी में गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों के सदस्य जब किसी मुद्दे पर या किसी साधारण विधेयक पर अगर वो मतलब उनमें आम सहमति नहीं बन पाती है तो फिर जो आपका आर्टिकल 108 है उसके थ्रू संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिसकी अध्यक्षता आपको पता है लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू इसको निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए ठीक है, सूची 1 को 2 से मिलाइए। चलिए, एक तरफ अनुच्छेद एक तरफ प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगर आपको एक आध भी आता है तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? ठीक है, आपको पता होगा जो अनुच्छेद 61 है बहुत फेमस है क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति से क्वेश्चन आते ही हैं। तो अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है आपका? ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से। किससे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से। आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका अनुच्छेद 67 ख ये किससे है? उपराष्ट्रपति को हटाने से। और मान लीजिए बाकी मुझे नहीं आता है, हम इन दो को मिला के देखते हैं। मतलब ए का टू मतलब इसमें है और इसमें है तो ये दोनों ऑप्शन को हटा ही दीजिए। ए का 2 और बी का 3, तो बी का 3 मतलब ऑप्शन सी सही होगा। मान लीजिए मुझे नहीं आते तो भी सही होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मिला लीजिए। अब आपको पता होगा जो अनुच्छेद 90 है ये किससे संबंधित है? ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। किससे है? राज्यसभा के उपसभापति हैं, सभापति नहीं, उपसभापति को हटाने से। और अनुच्छेद जो 94 होता है स्पीकर को हटाने से। मुझे पता नहीं था बट मैंने इसको एलिमिनेट करके किया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? भी बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि 22 जुलाई को हम झंडा दिवस बोलते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को, मतलब आज़ादी से पहले इसको पारित कर लिया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को ही, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या बोला, भारत की संविधान सभा, राष्ट्र नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ठीक है, तो भारत की संविधान सभा थी, उन्होंने 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था कि भैया ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, इसमें 24 तिल्लियां होंगी, इसका ये प्रावधान होगा। और इसमें जो लंबाई चौड़ाई चौड़ाई देख लेते हैं, चौड़ाई इस टू लंबाई होगी वो क्या होगी? 2:3 होगी। या लंबाई टू चौड़ाई करनी हो तो 3:1 होगी, 3:2 होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलिए इस तरह ये हमारा 2020 का पेपर खत्म हो गया। इसमें काफ़ी कठिन क्वेश्चन भी आए थे, अच्छे क्वेश्चन भी आए थे, उनको आप जरूर देखिएगा। और आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इस तरह अपना प्यार लुटाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।